मेरी सीईओ पत्नी ने मुझे तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करवाने के लिए अपनी बेल्ट सीधे मेरे सिर पर दे मारी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी एक वार ने पिछले पूरे 2 साल से मेरी बंद पड़ी यादों का ताला खोल दिया। मैं अपने लाल पड़े माथे को रगड़ता हूँ और अचानक जोर से हंस पड़ता हूँ। विवियन, तुम्हें जरा भी पता है कि तुमने किससे शादी की थी? वह मुझे ऐसे घूरती है जैसे मैं पागल हो गया हूँ और मैं उसी के सामने तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर देता हूँ। फिर मैं मुड़कर एक ऐसा नंबर मिलाता हूँ जिसे मैंने पूरे 2 साल से नहीं छुआ था। दूसरी तरफ से एक अधीर महिला की आवाज आती है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं सिर्फ एक शब्द कहता हूँ, मैं। मेरी आवाज खत्म होते ही वह झल्ला कर बोल पड़ती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कौन हो? मैं हल्के से हंसता हूँ और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहता हूँ, रियोना, क्या अब मैं तलवार नहीं उठा सकता? या फिर तुम ही ज्यादा घमंडी हो गई हो? लाइन एकदम शांत हो जाती है। अगले ही पल उसकी उत्साहित आवाज सुनाई देती है, ईथन। मैं धीरे से जवाब देता हूँ, हाँ। पल भर में उसकी आवाज दुखी हो जाती है। तुम 2 साल तक गायब रहे। मुझे लगा तुम किसी और औरत के साथ भाग गए। मैं उसकी बात बीच में ही काट देता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी लोकेशन भेज दी है, आकर मुझे ले जाओ। अगली सुबह हीरों से सजी एक फेरारी मेरे सामने आकर रुकती है। चांदी जैसे बालों वाली खूबसूरत रियोना दौड़कर आती है और मुझे कसकर गले लगा लेती है। मैं बेरहमी से उसे अपने से अलग करता हूँ और सीधे कार में बैठ जाता हूँ। रियोना झुंझलाकर पैर पटकती है। तुम कितने बेरहम हो। मैं रातों रात ओवरसीज से उड़कर आई हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? मैं कोई जवाब नहीं देता। पिछले 2 साल मैंने दूसरों के पैरों तले बिछे रहने में बिता दिए। अब वक्त आ गया है उस इंसान को ढूंढने का जिसने मेरी याददाश्त मिटाई थी। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद विवियन जल्दी जल्दी विला लौटती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसे अपने खोए हुए प्यार शॉन का कोई सुराग मिल गया है, लेकिन वह फिर एक झूठी उम्मीद साबित होती है। तभी नौकर उसे मेरे द्वारा पहले से हस्ताक्षर किए हुए तलाक के कागज दे देता है। मैडम, सर बिना कुछ लिए चले गए। उन्होंने एक भी संपत्ति अपने नाम नहीं रखी। विवियन ठंडी हंसी हंसती है। बिना कुछ लिए चला गया? इस आदमी को बस लोगों की सिंपैथी बटोरना आता है। उसे पूरा यकीन होता है कि मैं 2 दिन भी सड़क पर भूखा नहीं टिक पाऊंगा। वह तुरंत आदेश देती है, अभी के अभी डिवोर्स फाइल करो। लेकिन उसके इतना कहते ही उसकी असिस्टेंट भागती हुई अंदर आती है। मिस लैंगफोर्ड, मिस्टर ईथन। विवियन भौहें सिकोड़ती है। क्या वह वापस गिड़गिड़ाने आया है? असिस्टेंट सिर हिलाती है। नहीं, मिस्टर ईथन को ओवरसीज की रियोना के साथ एक होटल में जाते और बाहर निकलते देखा गया। वह पूरी रात बाहर नहीं आए। ये सुनते ही विवियन का चेहरा काले बादलों जैसा पड़ जाता है। उधर राजधानी के सबसे आलीशान क्लब में मेरे सामने खूबसूरत महिलाओं की पूरी कतार खड़ी है। रियोना उन्हें सिर्फ इसलिए लेकर आई थी ताकि मुझे बोरियत ना हो। मैं हाथ में पकड़े वाइन ग्लास को धीरे धीरे घुमाते हुए उन सभी युवा मॉडल्स को संतोष भरी नजर से देखता हूँ। वाकई राजधानी का सबसे बड़ा मनोरंजन स्थल यही है। यहाँ हर खूबसूरती दूसरी से बढ़कर है। इनमें से हर एक विवियन के बराबर है। अगर वह अपने पहले प्यार के लिए मुझे तलाक दे सकती है तो मैं दूसरी औरतों के साथ क्यों नहीं रह सकता? मैं एक मॉडल से कहता हूँ, आओ मेरे साथ ड्रिंक करो, मुझे अच्छा मूड दे दो, फिर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये सुनते ही वह तुरंत मेरे लिए ड्रिंक डालती है और मेरे बिल्कुल पास खिसक आती है। हैंडसम, चीयर्स। उसी समय ऊपर प्राइवेट रूम में विवियन केली के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। कई पैग के बाद केली धीरे से कहती है, मिस लैंगफोर्ड, आपने इतने साल शॉन को ढूंढने में लगा दिए, अब उसे भूल जाने का समय आ गया है। विवियन पिछले पूरे 5 साल से शॉन नाम के उस आदमी को तलाश रही थी। उसने डार्क वेब पर उसकी जानकारी देने वाले के लिए $3 अरब का इनाम तक घोषित कर दिया था, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला। केली अच्छी तरह जानती थी कि विवियन कितनी ताकतवर है। अगर वह इतने सालों में भी शॉन को नहीं ढूंढ पाई तो शायद वह अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन केली में इतनी हिम्मत नहीं थी कि यह बात उसके मुंह पर कह सके। विवियन कुछ नहीं बोलती। वह अपना ड्रिंक एक ही सांस में खत्म कर देती है। उसकी गहरी आंखें बर्फ से जमी अथाह झील जैसी ठंडी दिखाई देती है। केली उसका स्वभाव जानती थी, इसलिए बात बदल देती है। क्या ईथन सच में तुमसे डिवोर्स लेने को तैयार हो गया? सब जानते थे कि 2 साल पहले जब विवियन ने मेरी जान बचाई थी तभी मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। मैं लगातार उसका पीछा करता रहा, उससे प्यार की भीख मांगता रहा और अपना सब कुछ उसे समर्पित करना चाहता था। बाद में अपने परिवार को शादी की जिद से चुप कराने के लिए विवियन ने मुझसे शादी रजिस्टर कर ली। उसके बाद मैं उसे खुश रखने के लिए हर हद पार करता रहा, मानो अपना दिल निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया हो। मैं विवियन से इतना प्यार करता था, फिर मैं इतनी आसानी से डिवोर्स के लिए कैसे तैयार हो सकता था? विवियन को मेरी और रियोना की होटल वाली तस्वीरें याद आती हैं और उसका चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। तभी केली नीचे मेन हॉल की तरफ इशारा करते हुए हैरानी से कहती है, नीचे सफेद शर्ट पहने वो आदमी ईथन जैसा क्यों लग रहा है? वह दोबारा अपनी आंखें मलती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईथन इतना हैंडसम नहीं हो सकता। विवियन अपनी आंखें सिकोड़कर केली की उंगली की दिशा में देखती है। ग्राउंड फ्लोर के वीआईपी बूथ में सफेद शर्ट पहने एक हैंडसम आदमी के चारों ओर 1 दर्जन से भी ज्यादा युवा और बेहद खूबसूरत महिलाएं बैठी हुई थीं। मैं सोफे पर पीछे की ओर टिक जाता हूँ। एक हाथ आराम से कॉफी टेबल पर फैला हुआ है
और मैं अपने गिलास में भरी रेड वाइन को यूं ही धीरे धीरे घुमा रहा हूँ। एक महिला आकर मेरा गिलास फिर से भर देती है। मैं हल्का सा ठुड्डी उठाकर उसे एक आकर्षक मुस्कान देता हूँ, इतनी मोहक कि किसी को भी अपना दीवाना बना दे। सचमुच वही है। विवियन नीचे मेरी तरफ घूरती रह जाती है और उसका दिल जोर से धड़क उठता है। हे भगवान, ये सच में ईथन है। कैली 3 बार तक खुद को यकीन दिलाती है। उसकी आंखें हैरानी से लगभग बाहर निकलने वाली थीं। इसने इतने सारे मॉडल्स बुला लिए, इसकी चाहत भी कमाल की है। विवियन मुझे देखती रहती है और उसकी गहरी आंखें पूरी तरह ठंडी पड़ जाती हैं। होटल में रियोना के साथ तस्वीरों में पकड़ा जाना एक बात थी, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं क्लब में खुलकर कंपनी ढूंढने आ गया हूँ। मैं मॉडल्स के एक समूह के साथ आराम से बैठा था कि तभी मुझे अचानक महसूस हुआ जैसे कोई तेज नजर लगातार मुझ पर टिकी हुई है। मैं सिर घुमाता हूँ और देखता हूँ कि एक जानी पहचानी शख्सियत सीधे मेरी तरफ चली आ रही है। मेरे होंठों के कोने तिरस्कार भरी मुस्कान में उठ जाते हैं। विवियन भीड़ को चीरते हुए मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुमने डिवोर्स पेपर्स पर साइन किए और तुरंत बाहर आकर रंगरलियां मनाने लगे। ईथन, क्या तुम इतने बेताब हो? मैं सोफे पर और पीछे टिक जाता हूँ और बेपरवाह मुस्कान के साथ कहता हूँ, जिंदगी छोटी है, जितना जी सकते हैं उतना मजे से जी लेना चाहिए। विवियन गुस्से से मुझे घूरती है। उसका चेहरा पूरी तरह सख्त हो चुका था। उसके पीछे खड़ी कैली धीरे से कहती है, ईथन का दिमाग टूटने के बाद नहीं खराब हुआ। मैं दोनों हाथ फैलाकर अपने दोनों तरफ बैठी मॉडल्स के कंधों पर रख देता हूँ और मेरी मुस्कान और भी ज्यादा दिलकश हो जाती है। कैली, तुम भी कमाल की बातें करती हो। लंबे पैरों वाली क्वींस, प्यारी क्यूटीज, मासूम एंजल्स, क्या ये सब कम खूबसूरत हैं? मैं एक विच के लिए पूरा जंगल क्यों छोड़ दूं? कैली पूरी तरह सन्न रह जाती है। मैंने अभी विवियन को विच कह दिया था। क्या यह सच में वही ईथन है जिसे वह जानती थी? विवियन मुझे दोनों तरफ खूबसूरत मॉडल्स के साथ बैठा देखती है और उसका चेहरा गुस्से से भर उठता है। इस समय का मैं और पहले वाला वह इंसान जो हर बात चुपचाप सह लेता था, दोनों बिल्कुल अलग लोग थे। क्या हुआ मिस लैंगफोर्ड? क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? मैं उसकी आंखों में देखते हुए हल्की सी चुनौती भरी मुस्कान देता हूँ। फिर थोड़ी दूर खड़ी दूसरी मॉडल को देखकर उंगली से इशारा करता हूँ। इतनी दूर क्यों खड़ी हो? आओ, मेरे लिए एक ड्रिंक डालो। जैसे ही मॉडल्स मेरी तरफ बढ़ने लगती है, उन पर एक बेहद खतरनाक नजर टिक जाती है। विवियन ठंडी आवाज में कहती है, यहाँ से निकल जाओ। डर के मारे मॉडल्स के पैर कांप जाते हैं और वे तुरंत वहां से भाग जाती हैं। लैंगफोर्ड हेरिस, राजधानी की जिंदा डीमन क्वीन, निर्दयी और बर्फ जैसी ठंडी। जो भी उसके खिलाफ जाता है वह अगला दिन देखने के लिए जिंदा नहीं बचता। मैं विवियन को ऊपर से नीचे तक देखता हूँ और अपने गिलास को हल्के हल्के घुमाते हुए कहता हूँ, किसी का अच्छा समय खराब करना। विवियन, ऊपर वाला तुम्हें इसकी सजा दे। विवियन अपनी मुट्ठियां भींच लेती है और उसकी कनपट्टी की नसें उभर आती हैं। ईथन, हमारा अभी ऑफिशियल डिवोर्स नहीं हुआ है, अभी सिर्फ फाइलिंग हुई है। अब हमें कानून के मुताबिक 1 महीने का मैंडेटरी डिवोर्स कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा करना होगा। उसके बाद ही डिवोर्स सर्टिफिकेट फाइनल होगा। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। विवियन, कहीं तुम वापस आने का सोच तो नहीं रही? अगर सच में लौटना भी चाहो तब भी पहले मेरी इजाजत चाहिए होगी। विवियन तिरस्कार से हंसती है। तुम भ्रम में जी रहे हो। मैं खुद के लिए फिर से ड्रिंक डालता हूँ और ठंडी नजर से उसे देखता हूँ। और भी अच्छा। विवियन मेरे इस घमंडी, खतरनाक, आकर्षक और बिल्कुल बदले हुए रूप को देखती रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर सब कुछ कब बदल गया। कुछ ही दिन पहले मैं डिवोर्स रोकने के लिए उसके पीछे गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बिल्कुल दूसरा इंसान हूँ। वह पूछती है, तुम्हारा रियोना के साथ क्या रिश्ता है? मैं भौं उठाकर जवाब देता हूँ, ये मेरा मामला है और तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, एक्स वाइफ। तभी रियोना की हैरान और आहत आवाज सुनाई देती है। वह थोड़ी दूर खड़ी विवियन की तरफ उंगली उठाकर कहती है, ईथन, तुमने मेरी पीठ पीछे किसी अजनबी औरत से शादी कर ली थी? उसी पल विवियन की आंखों में जानलेवा गुस्सा भर जाता है और उसके आसपास का माहौल जैसे कई डिग्री ठंडा हो जाता है। मैं रियोना को चेतावनी भरी नजर से देखता हूँ और वह तुरंत चुप हो जाती है, जैसे होंठों पर जिप लगा ली हो। विवियन, एक अच्छी एक्स को ऐसे रहना चाहिए जैसे वह मर चुकी हो। रियोना तुरंत सिर हिलाती है। समझ गई ईथन। विवियन कुछ कहना चाहती है लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होती। मैं रियोना को इशारा करता हूँ, चलो कहीं और चलते हैं और पार्टी जारी रखते हैं। रियोना तुरंत मेरे पीछे पीछे चल पड़ती है। मुझे एक प्राइवेट क्लब पता है, वहाँ की लड़कियां इन सबसे भी बेहतर हैं, दुनिया के हर देश से। विवियन मेरी दूर जाती हुई पीठ को घूरती रहती है और तभी उसके मन में अचानक एक ख्याल आता है, आखिर ईथन एक विदेशी लड़की रियोना को जानता कैसे है और दोनों इतने करीब भी क्यों हैं? 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी याददाश्त चली गई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं था। उन 2 सालों तक मैं विवियन के प्राइवेट विला में रहा और काम के लिए बाहर तक नहीं गया। फिर मेरे लिए रियोना जैसी किसी विदेशी लड़की को जानना लगभग नामुमकिन था। विवियन की आंखें हल्का सा चमक उठती हैं। जब तक हम दोनों एक दूसरे को उन 2 सालों से भी पहले से नहीं जानते थे। कैली, रियोना के बारे में पूरी छानबीन करो। मैं ईथन और उसके बीच का हर कनेक्शन जानना चाहती हूँ।
वह कुछ पल रुकती है, फिर कहती है, और ईथन का भी पूरा बैकग्राउंड चेक चलाओ। कैली हामी भर देती है, फिर मुस्कुराकर छेड़ते हुए कहती है, मिस लैंगफोर्ड, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरे मामले में आपको ही छोड़ दिया गया हो। दूसरी तरफ रियोना लगातार मुझसे विवियन के साथ मेरे रिश्ते के बारे में सवाल पर सवाल किए जा रही थी। आखिर मैं उसे टाल नहीं पाता और आराम से समझाता हूँ, 2 साल पहले उसने मेरी जान बचाई थी। उसका एहसान चुकाने के लिए मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया। अब जब उसका खोया हुआ प्यार वापस आ गया है तो हम डिवोर्स ले रहे हैं। रियोना अविश्वास से मुझे घूरती है। रुको, उसने तुम्हारी जान बचाई? हमेशा तो तुम ही दूसरों की जान बचाते हो। किसी ने सच में तुम्हें बचाया था? मैं सिर हिलाता हूँ। किसी ने ब्लड शार्क सिंडिकेट के असैसिन्स को मुझे मारने के लिए हायर किया था। यह सुनते ही रियोना का चेहरा बदल जाता है। ब्लड शार्क सिंडिकेट एक बेहद खतरनाक असैसिन ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी बेरहमी के लिए बदनाम है। उनके लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है। अगर कीमत सही हो तो ऐसा कोई काम नहीं जिसे वे करने से मना कर दें। 2 साल पहले ट्रॉपिकल जंगल में हुए उस घातक हमले की याद मेरे दिमाग में लौट आती है और मेरी आंखों में ठंडी चमक उभर आती है। आखिर वह कौन था जिसने ब्लड शार्क सिंडिकेट को मुझे खत्म करने के लिए भेजा था? रियोना पूछती है। क्या तुम्हें पता चला कि इसके पीछे कौन है? मैं सिर हिलाकर मना कर देता हूँ। मुझे अपनी याददाश्त वापस आए अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। मैंने अभी तक इसकी जांच शुरू नहीं की है। रियोना गंभीर आवाज में कहती है, मुझे 2 दिन दो, मैं पता लगा लूंगी। तभी उसे अचानक कुछ याद आता है। वैसे डार्क वेब पर तुम्हें पकड़ने के लिए एक बाउंटी पोस्ट डाली गई है। उसका रिवॉर्ड अब बढ़कर $3 बिलियन तक पहुंच चुका है। मैं भौं उठाता हूँ। 3 बिलियन? आखिर कौन इतना पैसा खर्च कर रहा है? कोई मुझे मरवाना चाहता है? रियोना कुछ पल सोचती है। ऐसा नहीं लगता, वे तुम्हें जिंदा चाहते हैं। मैं शांत स्वर में कहता हूँ, जो कोई भी मुझे पकड़ने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है वह शायद अपनी जान बचवाने के लिए बेताब है। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं होती। डार्क वेब पर मेरे नाम की अनगिनत पोस्ट्स मौजूद हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत लगभग किसी में नहीं है। होटल लौटकर मैं नहाने के बाद आराम करने ही वाला था कि अचानक मुझे एक बेहद जरूरी बात याद आती है। मेरा जेड पेंडेंट अभी भी विवियन के पास है। 2 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी, मैंने वही जेड पेंडेंट उसे वेडिंग गिफ्ट के रूप में दिया था। उस समय मुझे उसकी असली अहमियत का पता नहीं था, लेकिन अब जब मेरी याददाश्त लौट आई है तो मुझे खुद पर गुस्सा आता है। मैं इतनी कीमती चीज किसी और को कैसे दे सकता था? उस पेंडेंट के बिना आगे मुझे जो कुछ भी करना है वह बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे वह जेड पेंडेंट हर हाल में वापस चाहिए। अगली सुबह कैली सबसे पहले लैंगफोर्ड ग्रुप पहुंचती है और विवियन से मिलती है। ईथन के बारे में जो भी जानकारी मिल सकी वह सब इसमें है। विवियन फाइल खोलती है। उसके अंदर सिर्फ कुछ गिनी चुनी लाइनें लिखी होती हैं। बस इतना ही। कैली लाचार होकर कंधे उचकाती है। ईथन की इन्फॉर्मेशन पूरी तरह एनक्रिप्ट करके लॉक कर दी गई है। बेसिक डिटेल्स के अलावा कुछ भी एक्सेस नहीं हो पाया। विवियन भौहें सिकोड़ लेती है। ये ऐसी बात थी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। कोई आम इंसान अपनी जानकारी इस तरह सुरक्षित नहीं रख सकता। वह फाइल की तरफ देखती है और उसकी गहरी आंखों में ठंडी चमक उभर आती है। तभी जेना दरवाजा खटखटाकर अंदर आती है। मिस लैंगफोर्ड, मिस्टर सिंक्लेयर। लेकिन उसके वाक्य पूरा करने से पहले ही कोई उसकी कॉलर पकड़कर उसे एक तरफ खींच देता है। अगले ही पल मैं पूरे रौब के साथ अंदर चला आता हूँ। विवियन मुझे देखती है और उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की सी प्रशंसा झलक जाती है। आज मैंने कमर पर बंधा लंबा ब्लैक ट्रेंच कोट पहन रखा था। मेरी चाल सीधी और मजबूत थी, बिल्कुल देवदार के पेड़ जैसी, और मेरे पूरे व्यक्तित्व से एक खतरनाक आकर्षण निकल रहा था। ईथन, कैली मुझे घूरती है। उसे पिछली रात नियॉन पैलेस में मेरा व्यवहार याद आ जाता है। मैं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता और सीधे विवियन के सामने जाकर रुक जाता हूँ। मेरा जेड पेंडेंट वापस कर दो। विवियन मुझे ध्यान से देखती है। मैं पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। वह भौहें सिकोड़ कर पूछती है, कौन सा पेंडेंट? मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। मुझे पता था विवियन उसे भूल चुकी है। मुझे वह दिन याद आता है जब मैंने उसे वह पेंडेंट दिया था। उसने उसे ठीक से देखा तक नहीं था, बस उठाकर मेज पर रख दिया था। मैं कहता हूँ, जब हमारी शादी हुई थी मैंने तुम्हें एक जेड पेंडेंट दिया था। विवियन कुछ देर सोचती है। अब उसे याद आता है कि सचमुच ऐसा हुआ था। 2 साल पहले जब उसने मेरी जान बचाई थी तब वही पेंडेंट मेरी गर्दन में लटका हुआ था और उस पर मेरा नाम भी खुदा हुआ था। विवियन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर टिक जाती है। तो तुम यहाँ सिर्फ वह पेंडेंट वापस लेने आए हो? मैं अपने हाथ बांध कर उसकी तरफ देखता हूँ। और किस लिए? विवियन, कहीं तुम्हें सच में यह तो नहीं लगा कि मैं यहाँ दोबारा साथ आने की भीख मांगने आया हूँ? विवियन का चेहरा और सख्त हो जाता है। अच्छा है, अगर तुम उसके लिए नहीं आए हो, मैं उसकी बात पूरी होने का इंतजार भी नहीं करता। मेरा पेंडेंट वापस कर दो। अब मेरे पास उस पर एक भी शब्द और बर्बाद करने का धैर्य नहीं था। मैं एक बार फिर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। विवियन मुझे ठंडी नजर से देखती है। मैंने उसे बहुत पहले ही फेंक दिया था। फेंक दिया था? उसने सचमुच मेरा जेड पेंडेंट फेंक दिया था। विवियन का चेहरा बिल्कुल भावहीन रहता है। क्या तुम्हारे दिए हुए हर सामान को संभाल कर रखना मेरी जिम्मेदारी है? मैं जोर से अपना हाथ डेस्क पर मारता हूँ और गुस्से से मेरा चेहरा सख्त हो जाता है। विवियन, तुमने उसे कहाँ फेंका? विवियन के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं आता।
मुझे याद नहीं। मैं अपनी मुट्ठी कसकर भींच लेता हूँ। मेरी गहरी आंखें जानलेवा नजरों से विवियन पर टिकी रहती हैं और मेरे भीतर उसे मार डालने की तीव्र इच्छा उठने लगती है। विवियन मेरी आंखों में चमकी उस हत्या की इच्छा को तुरंत पहचान लेती है, लेकिन उसे इससे डर नहीं लगता। उल्टा ये उसे और भी दिलचस्प लगता है। 2 साल की शादी में उसने मुझे कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं, फिर अचानक मैं हंस पड़ता हूँ। विवियन, मैं तुम्हें 10 दिन दे रहा हूँ। अगर तुम मेरा पेंडेंट नहीं ढूंढ पाई तो मैं कोर्ट जाकर डिवोर्स एप्लीकेशन वापस ले लूंगा। 1 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान अगर किसी एक पक्ष ने भी डिवोर्स के लिए सहमति नहीं दी तो वह किसी भी समय सिविल अफेयर्स ऑफिस जाकर डिवोर्स एप्लीकेशन वापस ले सकता है। ये सुनते ही विवियन का शरीर तन जाता है और उसका चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। उसे पता था मैं इतनी आसानी से डिवोर्स के लिए राजी नहीं होऊंगा। कौन सा पेंडेंट? वह ठंडी आवाज में कहती है। ये तो बस एक बहाना है जो तुमने पहले से ही सोच रखा था। तुम चालाक हरामी हो। मैं अपने हाथ बांध लेता हूँ और मेरी मुस्कान और भी चौड़ी हो जाती है। जब तक मैं डिवोर्स से इनकार करता रहूंगा, तुम्हारा वह कीमती खोया हुआ प्यार सिर्फ एक अवैध रिश्ता ही रहेगा। वह अपने पहले प्यार से इतनी मोहब्बत करती है, फिर वह उसे दूसरा आदमी कैसे बनने दे सकती है? विवियन मुझे बर्फ जैसी ठंडी नजरों से घूरती है। ईथन, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये डिवोर्स हर हाल में होगा। मैं ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता हूँ। तो फिर जल्दी से मेरा पेंडेंट ढूंढो। अगर नहीं ढूंढ पाई तो पूरा लैंगफोर्ड ग्रुप इसकी कीमत चुकाएगा। विवियन, मैं तुम्हें सिर्फ यही एक मौका दे रहा हूँ। इतना कहकर मैं उसे आखिरी बार चेतावनी भरी नजर से देखता हूँ, फिर मुड़कर बिना रुके बाहर निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर आता हूँ, सामने महंगे लग्जरी क्लोथ्स पहने एक आदमी मेरी तरफ आता दिखाई देता है। नेथन मुझे विवियन के ऑफिस से निकलते हुए देखता है। वह एक पल के लिए रुक जाता है, फिर उंगली मेरी तरफ तान कर गुस्से से कहता है, ईथन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भौंहा उठाता हूँ। नेथन शेफील्ड फैमिली का वारिस और विवियन के चाहने वालों में से एक। जब से मेरी और विवियन की शादी हुई थी, वह लगातार मुझे परेशान करने आता रहा था। मैं ठंडी आवाज में जवाब देता हूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। पहले मैं विवियन को खुश रखने के लिए अपना गुस्सा दबा लेता था और एक आदर्श समझदार पति बनने की कोशिश करता था। नेथन जब भी झगड़ा करता, मैं चुपचाप सह लेता या उससे बचने की कोशिश करता, लेकिन अब मेरे पास खुद को रोकने का कोई इरादा नहीं था। नेथन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिसे वह हमेशा दबाता आया था, वही आज इस तरह उससे बात करेगा। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है। ईथन, विवियन तुम्हें डिवोर्स दे चुकी है, फिर भी तुम बेशर्मों की तरह उससे चिपके हुए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनकर आए हो ताकि विवियन को रिझा सको। मैं हल्की खतरनाक मुस्कान के साथ कहता हूँ, मिस्टर शेफील्ड, अभी मेरी और विवियन की डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं मिली है, इसलिए कानून के हिसाब से हम अब भी पति पत्नी हैं। नेथन घमंड से मेरी तरफ उंगली तानता है। कानून के हिसाब से? उससे क्या फर्क पड़ता है? विवियन तुम्हें पसंद ही नहीं करती। मैं आंखें घुमाकर कहता हूँ, वह मुझे पसंद करती है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि जब तक मैं डिवोर्स से इनकार करता रहूंगा, तब तक मैं आधिकारिक तौर पर मिस्टर लैंगफोर्ड ही रहूंगा। नेथन इतना गुस्से में आ जाता है कि जैसे मेरा सिर फोड़ देना चाहता हो। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। डिवोर्स सिर्फ पैसे के लिए खींचते रहते हो, है ना? इतना कहते हुए वह अपनी जेब से एक चेक निकालता है और मेरे चेहरे पर फेंक देता है। यह 1 मिलियन है। पैसे लो और विवियन से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। मैं अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उस घमंडी नेथन को देखता हूँ और आराम से चेक उठाता हूँ। 1 मिलियन? इतने में तो मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए उससे दूर रहूंगा। नेथन घूरते हुए पूछता है, 1 घंटे का क्या मतलब? मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए विवियन से दूर हो जाओ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें लगता है 1 मिलियन कम है? मैं जीभ से हल्की आवाज निकालते हुए कहता हूँ, मिस्टर शेफील्ड, सिर्फ एक मामूली 1 मिलियन देकर भी तुम्हें लगता है कि तुम सौदा कर सकते हो? मैं कलाई झटकता हूँ और चेक हवा में घूमता हुआ उड़ जाता है। उसके कागज का किनारा किसी ब्लेड की तरह नेथन के चेहरे को चीर देता है और उसके गाल पर खून की एक लंबी लकीर बन जाती है। नेथन तुरंत अपना चेहरा पकड़ लेता है। जब वह हाथ देखता है तो उसकी हथेली खून से भर चुकी होती है। मेरा चेहरा, तुमने मेरा चेहरा काट दिया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं उसे ऊपर से नीचे तक देखता हूँ। तुम, प्लीज। मेरे पूरे शरीर से दबदबे वाली आभा फैलने लगती है। 2 साल पहले उस ट्रॉपिकल जंगल में प्रशिक्षित हथियारों का पूरा झुंड भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका था। तो फिर वह क्या कर लेगा? मर जा, कचरे के टुकड़े। तुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि तू किससे पंगा ले रहा है। नेथन गुस्से से फट पड़ता है और पूरी ताकत से मेरे चेहरे पर मुक्का मारता है, लेकिन उसका मुक्का मुझे छूने से पहले ही मैं उसे मजबूती से पकड़ लेता हूँ। एक तेज चटकने की आवाज गूंजती है और नेथन काटे जा रहे सूअर की तरह चीख उठता है। उसका दायां हाथ भयानक तरीके से मुड़ जाता है और वह घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ता है। आह!
दर्द हो रहा है। मेरा हाथ। मैं घुटनों पर पड़े नेथन को घमंड भरी नजर से देखता हूँ और हल्की मुस्कान के साथ भौं उठाता हूँ। अगर अब भी तुझे सबक नहीं मिला तो अगली बार सिर्फ एक हाथ नहीं खोएगा। उसी समय पीछे से विवियन की गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है। ईथन, तुम क्या कर रहे हो? नेथन जैसे ही विवियन को देखता है उसे ऐसा लगता है मानो उसे कोई मसीहा मिल गया हो। विवियन, मुझे बचाओ। ईथन मुझे मार डालना चाहता है। मैं विवियन की तरफ मुड़कर हल्के से ताली बजाता हूँ। दिख नहीं रहा, मैं बस थोड़ा सा कचरा साफ कर रहा हूँ। विवियन के पास मुझसे बहस करने का समय नहीं होता। वह तुरंत किसी को नेथन को हॉस्पिटल ले जाने का आदेश देती है, फिर मेरी ओर मुड़कर कहती है, हॉस्पिटल जाओ और नेथन से माफी मांगो। शेफील्ड और लैंगफोर्ड फैमिली के बीच अच्छे संबंध हैं। हमारे बिजनेस पार्टनरशिप हैं और नेथन शेफील्ड फैमिली का इकलौता बेटा है जिसे बचपन से सिर पर चढ़ाकर रखा गया है। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो शेफील्ड फैमिली इसे कभी नहीं छोड़ेगी। मैं विवियन को ऐसे देखता हूँ जैसे उसके दिमाग में कोई समस्या हो। वह इसके लायक नहीं है। इतना कहकर मैं मुड़कर जाने लगता हूँ। वहीं रुक जाओ। विवियन मेरा हाथ पकड़ लेती है। मेरी आंखों में तुरंत एक ठंडी चमक उभर आती है। मैं रिसेप्शन डेस्क पर रखा कॉफी का कप उठाता हूँ और पूरा कॉफी उसके चेहरे पर फेंक देता हूँ। मुझ पर हाथ मत लगाना। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं वही ईथन हूँ जिसे एमनीजिया के दौरान जितना चाहो दबा लेते थे और जो हर मार चुपचाप सह लेता था? पास खड़ी जेना सदमे में हाँफ उठती है। कमाल है, इसने सच में मिस लैंगफोर्ड के ऊपर कॉफी फेंक दी। क्या इसे मरने का शौक है? कैली भी सदमे से लगभग लड़खड़ा जाती है और जल्दी से टिश्यू लेकर विवियन के पास दौड़ती है। मिस लैंगफोर्ड, आप ठीक हैं? विवियन अपने चेहरे से कॉफी के दाग साफ करती है और उसके पूरे शरीर से हड्डियां जमा देने वाली ठंडक फैलने लगती है। ये हरामी आदमी, अपनी 26 साल की जिंदगी में किसी ने भी विवियन पर कॉफी फेंकने की हिम्मत नहीं की थी। ईथन, क्या तुम मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मैं तिरस्कार भरी हंसी हंसता हूँ। विवियन के चारों ओर फैले भारी दबाव का मुंह पर जरा भी असर नहीं होता। कोशिश करके देखो, अगर तुम्हारा सिर नहीं फोड़ दिया तो मेरा नाम भी ईथन नहीं। विवियन का ठंडा और खूबसूरत चेहरा एक ऐसे खतरे से घिर जाता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए क्योंकि रियोना तुम्हारा साथ दे रही है मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं भौं उठाता हूँ। हमेशा मैं ही रियोना का सहारा रहा हूँ। कब से कोई मेरा सहारा बनने लगा? क्या तुम जल रही हो? विवियन एक पल के लिए चौंक जाती है। वह मुझे पसंद ही नहीं करती, फिर वह क्यों जलेगी? लेकिन उसके भीतर गहरी झुंझलाहट जरूर थी। ईथन, अगर तुम मेरे सामने हार्ड टू गेट बनने का खेल खेल रहे हो तो अभी इसी वक्त ये सपना छोड़ दो। मैं आंखें घुमाता हूँ। हार्ड टू गेट गया भाड़ में। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी जैकपॉट हो और हर कोई तुम्हारे पीछे भागता है? विवियन मुझे जाते हुए देखती रहती है। उसका चेहरा काले बादलों की तरह अंधेरा हो चुका था। मेरे जाने के बाद कैली धीरे से उसके पास आती है। क्या यह सच में वही ईथन है जो कभी आप पर जान छिड़कता था? कहीं किसी ने इसका बॉडी स्वैप तो नहीं कर दिया? विवियन खुद भी इसका जवाब नहीं ढूंढ पा रही थी। आखिर कुछ ही दिनों में मैं इतना ज्यादा कैसे बदल गया? लैंगफोर्ड ग्रुप से निकलकर होटल लौटने के कुछ समय बाद मुझे लियो का फोन आता है। लियो विवियन का छोटा भाई है। उसे अभी अभी मेरे और उसकी बहन के डिवोर्स के बारे में पता चला था। उसे डर था कि कहीं मैं कोई गलत कदम न उठा लूं, इसलिए वह मेरा मन बदलने के लिए मुझे शॉपिंग पर ले जाना चाहता था। लैंगफोर्ड फैमिली में लियो ही एकमात्र इंसान था जिसने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था और मेमोरी खोने के बाद वही मेरा इकलौता दोस्त भी बना था। मैं जल्द ही कैपिटल छोड़ने वाला था, इसलिए जाने से पहले उसका ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहता था। इसी वजह से मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। आधे घंटे बाद लियो बुटीक से बाहर निकलता है। उसकी कलाई पर वह नॉटिलस वॉच थी जिसे वह बहुत समय से चाहता था, लेकिन वेटिंग लिस्ट में जगह न मिलने की वजह से कभी खरीद नहीं पाया था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखें अब भी सदमे से भरी थीं और वह हर कुछ सेकंड में अपनी कलाई उठाकर वॉच को देख लेता था, जैसे उसे अब भी यकीन न हो कि यह सब सच है। वह हमेशा से खुलकर पैसे खर्च करता था, लेकिन एक वॉच पर 4 मिलियन खर्च करना भी उसके लिए हद से ज्यादा था। ईथन, क्या तुम सच में ये वॉच मुझे दे रहे हो? लियो अपनी कलाई पर बंधी उस वॉच को घूरता रहता है जिसकी कीमत पूरे एक घर के बराबर थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैं सिर हिलाता हूँ। अगले महीने तुम्हारा बर्थडे है, इसे मेरा एडवांस बर्थडे गिफ्ट समझ लो। लियो खुशी से पागल हो जाता है। वह मुझे कसकर गले लगा लेता है और जोर से चिल्लाता है, ईथन तुम सबसे बेस्ट हो। फिर वह रुक कर पूछता है, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? अभी तो तुम्हारा और मेरी बहन का डिवोर्स हुआ है। तुम तो बिना कुछ लिए ही चले आए थे। $1 तक नहीं मिला। पिछले 2 सालों में तुमने एक दिन भी काम नहीं किया तो तुम्हारी कोई इनकम भी नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल सामान्य स्वर में कहता हूँ, पुरानी बचत। लियो अचानक गहरी सांस लेकर मुझे घूरता है। ईथन, तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई? अब समझ आया कि पिछले कुछ दिनों से तुम इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, जैसे बिल्कुल कोई दूसरा इंसान बन गए हो। तो यह बात थी, तुम्हारी सारी याददाश्त वापस आ गई। ईथन, तुम इतने अमीर हो? क्या तुम छुपकर दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो या किसी इलीट फैमिली के वारिस?
मैं कुछ नहीं कहता। नहीं, बस सबसे वाला शब्द हटा दो तो बात सही होगी। सबसे अमीर वारिस नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत अमीर आदमी हूँ। अमीर आदमी, प्लीज मुझे अपना शुगर डैडी बना लो। लियो तुरंत मेरे पैरों से लिपट जाता है। पूरी दोपहर मैं और लियो मॉल की एक एक लग्जरी बुटीक में घूमते रहे। रात का खाना खाने के बाद लियो अपनी ढेर सारी शॉपिंग लेकर घर चला गया और मैं होटल लौट आया। होटल पहुंचते ही मेरे फोन पर लियो की कॉल आती है, लेकिन दूसरी तरफ एक अनजान रोबोटिक आवाज सुनाई देती है। तुम लियो के ब्रदर इन लॉ हो, सही? तुम्हारे पास प्लेटिनम विला पहुंचने के लिए 30 मिनट हैं, वरना लियो की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू कर देना। प्लेटिनम विला में लियो सोफे पर बैठा था। उसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर टेप लगी हुई थी। उसके दोनों तरफ काले कपड़े पहने 2 बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जिनकी नजर एक पल के लिए भी उससे नहीं हट रही थी। फोन रखने के बाद वह महिला दोनों बॉडीगार्ड्स की तरफ मुड़ती है। लियो के हाथ खोल दो। जैसे ही उसके हाथ आजाद होते हैं, लियो अपने मुंह से टेप खींचकर निकाल देता है और तुरंत खड़ा हो जाता है। क्लोई, क्या तुम पागल हो गई हो? मेरी किडनैपिंग करने की हिम्मत कैसे हुई? कैपिटल की 3 सबसे बड़ी फैमिलीज में लैंगफर्ड फैमिली के अलावा विटमोर फैमिली और लिंडहर्स्ट फैमिली भी थीं। भले ही व्हाइट फैमिली का लैंगफर्ड फैमिली से ज्यादा मेलजोल नहीं था, लेकिन दोनों फैमिलीज के बीच कुछ संबंध जरूर थे। लियो, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हें सिर्फ ईथन को यहाँ बुलाने के लिए लाई हूँ। लियो का दिल बैठ जाता है। उसे अभी अभी पता चला था कि मैंने नेथन का चेहरा काट दिया और उसका एक हाथ भी तोड़ दिया। क्लोई नेथन की सबसे वफादार समर्थक थी। लियो को किडनैप करके मुझे यहाँ बुलाने का मतलब साफ था कि वह नेथन का बदला लेना चाहती थी। लियो फोन की तरफ झपटने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों बॉडीगार्ड्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। क्लोई, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, ईथन और मेरी बहन का अभी ऑफिशियल डिवोर्स नहीं हुआ है। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मेरी बहन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। लियो की बात सुनकर क्लोई हंस पड़ती है। लियो, तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैंने सुना है विवियन को ईथन के लिए जरा भी एहसास नहीं है। 2 साल की शादी में उसने एक बार भी उसकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। उस आदमी ने मेरे आइडल को चोट पहुंचाने की हिम्मत की है। आज उसे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। गुस्से से भरा लियो कॉफी टेबल पर रखा कप उठाकर सीधे क्लोई की तरफ फेंक देता है। मेरी बहन और मेरे ब्रदर इन लॉ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अगर ऐसा न भी हो, तब भी अगर तुमने ईथन के सिर का एक बाल भी छुआ तो मेरी बहन तुम्हारी खाल उधेड़ देगी। क्लोई ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, लियो, मैं इतनी आसानी से नहीं डरती। हमारे पूरे सर्कल में हर कोई जानता है कि विवियन ईथन को अपने जूते के नीचे की धूल से ज्यादा अहमियत नहीं देती। फिर वह उसके लिए गुस्सा क्यों होगी? उसकी आंखों में क्रूर चमक उभर आती है। ईथन ने नेथन का हाथ तोड़ा है, इसलिए मैं ईथन के दोनों हाथ तोड़ूंगी, बराबर का हिसाब। फिर वह दूसरे बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा करती है। एंट्रेंस पर पहरा दो। जैसे ही ईथन आए, उसे घुटनों के बल रेंगते हुए अंदर लाना। लियो गुस्से से कांप उठता है। वह अपनी बाजू चढ़ाता है और क्लोई पर टूट पड़ता है। तुझे मैं अपने साथ लेकर डूबूंगा। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही एक बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है। लियो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर तुमने ज्यादा जिद की तो फिर जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। क्लोई की बात खत्म होते ही बाहर अचानक ब्रेक लगने की तेज चीखती हुई आवाज गूंजती है। ओह, इतनी जल्दी आ गया। लियो बेचैनी से इधर उधर टहलने लगता है और मन ही मन दुआ करता है कि बाहर आने वाला इंसान ईथन नहीं बल्कि उसकी बहन हो। जब उसे कार में जबरदस्ती बिठाया गया था, तब उसने किसी तरह अपने फोन से विवियन को एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दिया था, लेकिन उसे नहीं पता कि विवियन ने वह मैसेज देखा भी है या नहीं। क्लोई आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर लिविंग रूम के दरवाजे की ओर देखने लगती है, लेकिन अगले ही पल बाहर से बॉडीगार्ड्स की दर्द भरी चीखें गूंज उठती हैं। क्लोई का चेहरा जम जाता है। शायद वह नहीं है। उसके मन में यह ख्याल पूरा भी नहीं होता कि अचानक सारी चीखें बंद हो जाती हैं। फिर सिर्फ स्नीकर्स की आवाज सुनाई देती है, जो धीरे धीरे फर्श पर चलते हुए लिविंग रूम की ओर बढ़ रही थी। उन कदमों की आवाज सुनते ही लियो का दिल जोर से धड़कने लगता है। ओह नहीं, ये जरूर ईथन है। मैं चांदनी की रोशनी के बीच धीरे धीरे लिविंग रूम में दाखिल होता हूँ। मेरे हाथ में अभी अभी एक बॉडीगार्ड से छीना हुआ टैक्टिकल बैटॉन था, जिसे मैं लापरवाही से घुमा रहा था। मेरे चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, सिर्फ ठंडा और शांत भाव था। मुझे देखते ही लियो जोर से चिल्लाता है, ईथन, यहाँ से चले जाओ, मेरी चिंता मत करो, ये लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे। क्लोई तुरंत होश में आती है। कोई इसका मुंह बंद करो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही हवा को चीरती हुई एक ठंडी लहर गुजरती है। क्लोई को सिर्फ एक धुंधली परछाई दिखाई देती है और उसके तुरंत बाद 2 भारी चीजों के जमीन पर गिरने की आवाज गूंज उठती है। एक पल पहले तक लियो मेरी चिंता में डूबा हुआ था। अगले ही पल उसने अपनी आंखों से देखा कि मैं बिना जरा भी मेहनत किए उन दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरा चुका था जो उसे पकड़े हुए थे। एक बॉडीगार्ड मेरे बैटन के सिर पर पड़े एक ही वार से जमीन पर ढेर हो गया। दूसरा मेरी एक ही किक से हवा में उड़ गया। दोनों जमीन पर जा गिरे और उन्हें चीखने तक का मौका नहीं मिला। हालात बिगड़ते देखकर क्लोई दरवाजे की तरफ चिल्लाई, गार्ड्स, कोई अंदर आओ। मैं ठंडी आवाज में बोला, अगर बाहर खड़े उन दर्जन भर लोगों को बुला रही हो तो अपनी सांस बचा लो। क्लोई ठंडी सांस भरते हुए अविश्वास से मुझे घूरने लगी। आज रात वह अपने साथ 20 सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स लाई थी और मैंने उन्हें इतनी जल्दी हरा दिया।
वे 10 मिनट भी नहीं टिक पाए। तुम्हारी ताकत इतनी जबरदस्त कैसे हो सकती है? हमारे पूरे सर्कल में तो सब कहते हैं कि तुम एक निकम्मे हो। मेरे चेहरे पर केवल बर्फ जैसी ठंडी उदासीनता थी। मेरी गहरी आंखों में उबलती हुई हत्या की मंशा साफ दिखाई दे रही थी। तुमने मेरे लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत की। लगता है तुम्हें मौत से डरना आता ही नहीं। मेरी नजर पड़ते ही क्लोए का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मेरे शरीर से निकल रहा दबाव इतना भारी था कि उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। लेकिन वह खुद को पीछे हटने नहीं देना चाहती थी। अगर वह नेथन का बदला नहीं ले पाई तो फिर उसका सामना कैसे करेगी? एक निकम्मा, उससे डरने की क्या बात है? वह अपने डर को दबाते हुए बोली, ईथन, तुमने नेथन का चेहरा काटा और उसका हाथ तोड़ दिया। अब अपना चेहरा खुद काटो और अपने दोनों हाथ तोड़ दो, तब मैं तुम्हें जाने दूंगी। मेरे होंठों पर एक खतरनाक और बेपरवाह मुस्कान उभर आई। आज तक का सबसे मजेदार मजाक सुना है। लियो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लेता है। ईथन, चलो यहाँ से निकलते हैं। मैं अपने हाथ में खून से सना बैटन घुमाते हुए मुस्कुराता हूँ। अब जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो बिना कुछ किए लौट जाना कितना बोरिंग होगा। मेरे इतना कहते ही बैटन मेरे हाथ से घूमता हुआ बिजली की तरह निकल गया। क्लोई के पास बचने का मौका तक नहीं था। बैटन सीधा उसके चेहरे पर जोर से आकर लगा। जलते हुए दर्द से उसका पूरा शरीर कांप उठा। बिना एक शब्द बोले मैं उसके सामने रखी सिंगल आर्म चेयर पर जाकर बैठ गया। मेरी नजरें उसी पर टिकी रहीं जबकि वह कांपते हुए किसी तरह दोबारा खड़ी हुई। अब घुटनों पर बैठो। मेरी आवाज में ऐसा आदेश था जैसे कोई सेनापति हजारों सैनिकों का नेतृत्व कर रहा हो। क्लोई मुझे आतंक से घूरती रही, फिर एक भारी आवाज के साथ सीधे मेरे सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। लियो सदमे से मुंह खोले खड़ा रह गया। उसके मुंह से लगभग होली क्रैप निकल ही गया था। क्लोई, जो अपने राजनीतिक रसूख वाले दादा के सहारे हमेशा घमंडी और बेलगाम रहती थी, कैपिटल में अपनी बहन के अलावा कभी किसी से नहीं डरी थी, लेकिन आज मैंने उसे घुटनों पर ला दिया था। मैं आलस भरे अंदाज में भौं उठाता हूँ। अब भी मेरे इन हाथों को तोड़ना चाहती हो? क्लोई कांपते हुए सिर हिलाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी आंखों में भरी जानलेवा मंशा देखकर उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगर उसे पहले से पता होता कि मैं इतना ताकतवर हूँ तो 10 गुना ज्यादा हिम्मत होने पर भी वह कभी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करती। अब भी मेरे लोगों को हाथ लगाओगी? क्लोई अपने खून से सने सिर को जोर जोर से हिलाती है। नहीं, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। लियो मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था जिनमें सिर्फ पूजा जैसी श्रद्धा थी। उसका मन कर रहा था जोर से चिल्लाए, लेजेंडरी, वाह, कितना कूल, कितना खतरनाक, कितना हॉट, यही मेरा भाई है। मैं हल्का सा सिर हिलाकर उसकी तरफ देखता हूँ। लियो, बाहर जाकर इंतजार करो। लियो को महसूस हो रहा था कि मेरी आंखों में आग की लपटें जल रही हैं। वह फर्श पर घुटनों के बल बैठी क्लोई की तरफ एक नजर डालता है और सिर हिलाता है। ठीक है। लियो लिविंग रूम से बाहर निकल जाता है। अगले ही पल क्लोई की दर्द से भरी चीख पूरे विला में गूंज उठती है। वह चीख सुनकर लियो बुरी तरह चौंक जाता है। वह वापस अंदर जाने ही वाला था कि तभी मैं बाहर निकल आता हूँ। ईथन, मैं उसकी तरफ देखता हूँ। तुम ठीक हो? लियो सिर हिलाता है। मेरे शरीर पर एक भी खरोंच न देखकर वह राहत की सांस लेता है। ईथन, तुमने कहीं? वह लिविंग रूम की तरफ देखता है और अपने गले पर हाथ फेर कर इशारा करता है। मैं शांत स्वर में कहता हूँ, आज रात मैंने उसे नहीं मारा। वह मेरे हाथों मरने के लायक भी नहीं है। लियो मेरे साथ कोर्टयार्ड से बाहर निकलता है। बाहर 1 दर्जन से ज्यादा बॉडीगार्ड्स जमीन पर पड़े हुए थे। वह मुझे हैरानी और प्रशंसा से देखता है और अंगूठा दिखाता है। ईथन, बताओ तुम्हें किस रंग की तारीफ चाहिए? मैं तुम्हारी तारीफों की बरसात कर दूंगा। मैं मुस्कुराते हुए जवाब देने ही वाला था कि तभी मेरी नजर एक मेबाच और एक बेंटली पर पड़ती है जो एक साथ आकर हमारे सामने रुकती हैं। मेरी बहन आ गई। लियो उन गाड़ियों में से एक को पहचानते ही उछल पड़ता है और चिल्लाता है, विवियन, मैं यहाँ हूँ। दोनों गाड़ियां हमारे ठीक सामने रुक जाती हैं। मेबाच का दरवाजा खुलता है और विवियन बाहर निकलती है। लंबी, पतली और बेहद शालीन। उसकी मौजूदगी अपने आप में रौब बिखेर रही थी। उसके नैन नक्श बेहद साफ और नुकीले थे और उसका चेहरा बर्फ से ढके पहाड़ों जितना ठंडा और प्रभावशाली लग रहा था। विवियन पहले लियो को देखती है जो खुशी से कंगारू की तरह उछल रहा था और जिसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि उसका कभी किडनैपिंग हुआ था। फिर उसकी नजर मुझ पर टिक जाती है। तुम यहाँ क्यों आए? मैं होंठों पर खतरनाक मुस्कान लाते हुए जवाब देता हूँ, किसी ने मुझे फोन करके कहा था कि अगर मैं यहाँ नहीं आया तो लियो की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू कर दूं। लियो विवियन का हाथ खींचते हुए कहता है, दीदी, आपको ईथन का ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वह समय पर आकर मुझे बचाता नहीं तो आज रात मैं सच में बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। मैं शांत स्वर में कहता हूँ, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वे लोग मेरे पीछे ही आए थे। मेरे इतना कहते ही बेंटली का दरवाजा भी खुलता है। उसमें से विवियन की ही उम्र की एक महिला बाहर निकलती है। उसके नाजुक नैन नक्श थे, नाक पर पतले फ्रेम का चश्मा रखा था और उसके पूरे व्यक्तित्व से प्रोफेशनल, ठंडी, एलीट और किसी को अपने पास न आने देने वाला आभा मंडल झलक रहा था। बियांका मेरी और लियो की तरफ देखकर हल्का सा सिर झुकाती है,
लियो, मिस्टर सिंक्लेयर, आपको जो परेशानी हुई उसके लिए माफी चाहती हूँ। लियो नाक सिकोड़ता है। एक ही पिता की संतान होने के बावजूद बड़ी बहन बियांका क्लोई से हर मायने में कहीं बेहतर थी। बियांका दरवाजे पर बेहोश पड़े बॉडीगार्ड्स की तरफ देखती है और उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। उस निकम्मी लड़की को बाहर लेकर आओ। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। वह बेवकूफ विवियन के भाई का किडनैपिंग करने और उसके पति को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर बैठी थी। यह सीधा सीधा आत्महत्या जैसा काम था। बियांका की असिस्टेंट सिर हिलाकर अंदर दौड़ती है, लेकिन कुछ ही पलों बाद घबराई हुई वापस लौट आती है। मिस विटमोर, मिस क्लोई, वह बियांका का चेहरा बदल जाता है। क्या हुआ उसे? असिस्टेंट कांपती आवाज में जवाब देती है। उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली काट दी गई है। दर्द के कारण वह बेहोश हो गई। बियांका का चेहरा तुरंत बदल जाता है। विवियन भी एक पल के लिए ठिठक जाती है और अनायास मेरी तरफ देखने लगती है। क्या तुमने क्लोई की उंगली काट दी? बियांका भी मेरी तरफ मुड़ती है। क्या ये तुमने किया? मैं बिना झिझक उसकी आंखों में देखता हूँ और बेखौफ स्वर में कहता हूँ, हाँ मैंने किया। सिर्फ एक उंगली गई है, ये तो उसके लिए बहुत आसान सजा थी। लियो मुझे हैरानी से घूरता रह जाता है। ईथन ने सच में क्लोई की एक उंगली काट दी। अब उसे समझ आया कि ईथन ने उसे पहले बाहर क्यों भेज दिया था। वह उसे डराना नहीं चाहता था। ईथन इतना ख्याल रखने वाला कैसे हो सकता है? बियांका अपनी मुट्ठियां भींचकर मुझे घूरती रहती है। आज से पहले उसने मुझे कभी नहीं देखा था, लेकिन मेरे बारे में अफवाहें जरूर सुनी थीं। हर कोई कहता था कि विवियन का पति एक निकम्मा, दब्बू और हर जगह दबकर रहने वाला आदमी है, लेकिन वही तथाकथित निकम्मा आज उसकी बहन की उंगली काट चुका था। मिस्टर लैंगफोर्ड, बियांका की बात पूरी होने से पहले ही मैं उसे रोक देता हूँ। मुझे मिस्टर सिंक्लेयर कहिए। मैं भौं उठाकर विवियन की तरफ देखता हूँ और साफ शब्दों में कहता हूँ, अब मेरा और इसका किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। विवियन अपने दांत भींच लेती है। उसकी स्याही जैसी काली आंखों पर धीरे धीरे बर्फ जमने लगती है। यह आदमी उससे इतना बुरी तरह रिश्ता तोड़ना चाहता है। लियो अपनी बहन की तरफ देखता है। डिवोर्स के लिए ईथन को मजबूर तो वही कर रही थी, फिर अब ऐसा क्यों लग रहा था जैसे छोड़कर जाने वाला ईथन नहीं बल्कि उसे छोड़ दिया गया हो। यह सचमुच अजीब था। मैं विवियन की तरफ आंखें घुमाता हूँ। अब उनके साथ और समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। मैं शांत स्वर में कहता हूँ, मिस विटमोर, अगर अपनी बहन का बदला लेना चाहती है तो आपका हमेशा स्वागत है। फिर हल्की मुस्कान के साथ जोड़ता हूँ, बस एक दोस्ताना सलाह है, अगली बार ज्यादा लोग साथ लेकर आइएगा। बियांका भौहें सिकोड़ लेती है। ये आदमी हद से ज्यादा घमंडी था। इतना कहकर मैं सीधे सड़क किनारे खड़ी अपनी स्पोर्ट्स कार की तरफ बढ़ जाता हूँ। एक्सेलरेटर दबाते ही कार तीर की तरह आगे निकल जाती है। अरे ईथन! जब तक लियो संभलता तब तक उसे दूर जाती लाल टेल लाइट्स के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। लियो खुशी से लगभग उछलने लगता है। दीदी, आज ईथन कमाल था। उसने अकेले ही क्लोई के सारे बॉडीगार्ड्स को हरा दिया। विवियन उसी दिशा में देखती रहती है जहां मैं गायब हो चुका था। उसकी स्याही जैसी काली आंखों में धीरे धीरे एक गहरा और समझ से परे रहस्य उतरने लगता है। दूसरी तरफ बियांका अभी अभी देखे गए मेरे दबंग और बेकाबू व्यक्तित्व को याद करती है और अनजाने में उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगती है। मैंने न सिर्फ उसकी बहन की उंगली काट दी थी, बल्कि इतने सारे बॉडीगार्ड्स को बिना एक खरोंच खाए हरा भी दिया था। ये सचमुच प्रभावशाली था। विवियन, तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने आज मेरी पूरी धारणा बदल दी। विवियन कुछ कहती, उससे पहले ही लियो बीच में बोल पड़ता है। बियांका, मेरे ब्रदर इन लॉ के बारे में कोई ख्याल भी मत लाना। उनका और मेरी बहन का डिवोर्स अभी फाइनल नहीं हुआ है। बियांका हल्की मुस्कान देती है। तो फिर जब विवियन और मिस्टर सिंक्लेयर को डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब मैं उनके पीछे जाऊंगी। ये सुनते ही विवियन की आंखों में गुस्सा भर उठता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। बियांका ने तो यह बात मजाक में कही थी, लेकिन विवियन की प्रतिक्रिया देखकर उसकी दिलचस्पी और बढ़ जाती है। विवियन, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, और वैसे भी जब तुम्हारा और मिस्टर सिंक्लेयर का डिवोर्स हो ही रहा है तो अगर मैं उनका पीछा करूं तो उसका तुमसे क्या संबंध? विवियन की आंखों में साफ चेतावनी चमक उठती है। तो फिर कोशिश करके देख लेना। वह एक पल रुकती है, फिर ठंडी आवाज में कहती है, अपनी बहन को काबू में रखो। अगली बार वह सिर्फ एक उंगली नहीं खोएगी। बियांका सिर हिलाती है। आज रात जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी व्हाइट फैमिली की है। अगर मैं बीच में न भी आती तब भी विवियन ये बात कभी नहीं छोड़ती। क्लोई के लिए एक उंगली खोना ही उसका सबक होगा। अब देखते हैं कि क्या वह दोबारा इतनी लापरवाही करने की हिम्मत करती है। विवियन गुस्से से भरा चेहरा लिए अपनी आखिरी चेतावनी देती है, फिर लियो के साथ कार में बैठती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वे कार में बैठते हैं, लियो बिना रुके बोलना शुरू कर देता है। बियांका, सच में तुम्हारा आदमी छीनना चाहती है। मानता हूँ उसका चेहरा बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी वह तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। ईथन कभी उसके प्यार में नहीं पड़ेगा। दीदी, क्यों ना आप इस डिवोर्स के बारे में एक बार फिर सोचें। ईथन सच में बहुत अच्छा इंसान है। उसकी मेमोरी भी वापस आ गई है। वह अमीर है, हैंडसम है, शानदार बॉडी है और अब उसकी फाइटिंग स्किल्स भी इतनी जबरदस्त हैं। विवियन हैरानी से उसकी तरफ देखती है। तुमने क्या कहा? ईथन की मेमोरी वापस आ गई? लियो सिर हिलाता है। हाँ,
विवियन अपनी आंखें सिकोड़ लेती है और अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। अब उसे समझ आ गया कि ईथन एक ही रात में इतना क्यों बदल गया था। उसकी सारी यादें लौट आई थीं। अचानक उसके मन में एक सवाल उठता है। पिछले 2 सालों तक एमनीजिया के दौरान जो ईथन शांत, आज्ञाकारी और नरम स्वभाव का था, और अब जो ठंडा, हावी और दबदबे वाला इंसान बन चुका है, उनमें से असली ईथन कौन है? लियो नाराज होकर कहता है, मैं फिर कह रहा हूँ, ईथन जैसा आदमी लाखों में एक होता है। अगर आपने अभी उसे वापस नहीं पाया तो डिवोर्स फाइनल होने के बाद बहुत देर हो जाएगी। फिर मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। उसके बाद पछतावे के कब्रिस्तान में ही जाना पड़ेगा। विवियन कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी गहरी काली आंखों में हल्की सी चमक उभरती है और उसके पतले होंठों पर बहुत हल्की मुस्कान दिखाई देती है। दूसरी तरफ मैं होटल लौट आता हूँ। जैसे ही कमरे में दाखिल होता हूँ, रियोना अपना लैपटॉप लेकर उत्साह से उछल पड़ती है। ईथन, मुझे कुछ मिला है। मैं भौहें सिकोड़ता हूँ। क्या? रियोना बताती है कि उसने 2 साल पहले ब्लड शार्क सिंडिकेट के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स की जांच की और उसमें मेरे नाम से जुड़ी एक फाइल मिली। उस फाइल में सिर्फ एक बैंक अकाउंट नंबर था। उसी अकाउंट नंबर के जरिए उसने पता लगाया कि 2 साल पहले मुझे मरवाने के लिए किसने सुपारी दी थी। रियोना कुछ नहीं कहती, बस टैबलेट मेरे हाथ में पकड़ा देती है। मैं टैबलेट लेकर स्क्रीन पर नजर डालता हूँ और अगले ही पल मेरा चेहरा बदल जाता है। क्राउन हेवन की सिंक्लेयर फैमिली 2 साल पहले मुझे मरवाने के लिए असैसिन्स को हायर करने वाला कोई और नहीं, बल्कि मेरा अपना परिवार था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। मैं तुरंत ग्रैंडपा को फोन करके जवाब मांगने ही वाला था कि तभी स्क्रीन पर एक न्यूज विंडो खुल जाती है। क्राउन हेवन के सबसे बड़े उत्तराधिकारी रायन सिंक्लेयर और हॉथॉर्न फैमिली की बड़ी बेटी स्टेला की शादी तय, वेडिंग डेट कंफर्म। नीचे उनकी एंगेजमेंट फोटो लगी थी। मैं उस तस्वीर को घूरता रह जाता हूँ और मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है। रायन, मेरा कजिन, स्टेला, वह लड़की जिससे 5 साल पहले मेरी सगाई हुई थी और अब दोनों शादी करने वाले थे। मैं वहीं फट पड़ने वाला था। क्या उन लोगों ने सच में मान लिया था कि मैं मर चुका हूँ? मैं तुरंत इंटरनेट पर और जानकारी ढूंढता हूँ और 2 ऐसी बातें सामने आती हैं जो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली थीं। पहली, सिंक्लेयर फैमिली ने 2 साल पहले आधिकारिक रूप से मेरी मौत की घोषणा कर दी थी। उन्होंने मेरा फ्यूनरल तक कर दिया था। दूसरी, मेरी मौत की खबर सुनकर ग्रैंडपा को इतना बड़ा सदमा लगा कि उन्हें स्ट्रोक आ गया और वे पैरालिसिस का शिकार हो गए। अगले ही पल सारी बातें मेरे दिमाग में एक साथ जुड़ जाती हैं। पूरे सिंक्लेयर फैमिली में सिर्फ ग्रैंडपा ही मेरी असली ताकत के बारे में जानते थे। जब तक उन्होंने मेरी लाश अपनी आंखों से न देखी हो, वह कभी यह नहीं मानते कि मैं मर गया हूँ। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। मेरी नजर फिर उसी बैंक अकाउंट नंबर पर जाकर टिक जाती है। मेरे माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। ग्रैंडपा ने ही मुझे पालकर फैमिली का उत्तराधिकारी बनाया था। अगर मैं मर जाता तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होता? अगले ही पल मैं आदेश देता हूँ, सामान तैयार करो, कल हम क्राउन हेवन वापस जा रहे हैं। अगले दिन प्लेन में बैठने के बाद पिछली रात ठीक से नींद न आने की वजह से मैं सीट पर बैठते ही आई मास्क पहनकर सो जाता हूँ। जब दोबारा मेरी आंख खुलती है तो बगल से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, ईथन। मैं अपने दांत भींच लेता हूँ। मन करता है जोर से गाली दूं। डिवोर्स से पहले उसे देखना लगभग नामुमकिन था और अब जहां जाता हूं वहीं उससे सामना हो जाता है। वह सीधे पूछती है, क्या लियो ने तुम्हें बताया कि मैं बिजनेस ट्रिप पर क्राउन हेवन जा रही हूँ? मैं तुरंत भौहें चढ़ा लेता हूँ। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? मैं उसकी तरफ आंखें घुमाकर देखता हूँ। विवियन, जरा शर्म करो। दूसरी तरफ रियोना भी अपना आई मास्क उतार देती है और साफ तौर पर चिढ़ी हुई दिखाई देती है। विवियन उसकी तरफ ध्यान दिए बिना मुझसे पूछती है, तुम क्राउन हेवन किस काम से जा रहे हो? रियोना तुरंत पलटकर कहती है, एक एक्स वाइफ होने के नाते तुम्हें ईथन के काम के बारे में पूछने का क्या हक है? विवियन की आंखें ठंडी हो जाती हैं। ईथन और मुझे अभी तक डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं मिला है। रियोना ठंडी हंसी हंसती है, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा प्यारा फर्स्ट लव नहीं है? फिर भी तुम मेरे ईथन से चिपकी हुई क्यों हो? धोखेबाज। जैसे ही फर्स्ट लव का जिक्र होता है, विवियन का चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है। तभी अचानक प्लेन के पीछे की तरफ से हंगामा मच जाता है। हाईजैक, कोई भी अपनी जगह से मत हिलो, जो भी हिलेगा उसे गोली मार देंगे। मैं फर्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हुए हाईजैकर्स को देखता हूँ और मेरा मूड पूरी तरह खराब हो जाता है। पहले उस मुसीबत विवियन से सामना हुआ और अब प्लेन हाईजैक भी हो गया। सच में किसी को मुक्का मारने का मन कर रहा था। कुल 6 हाईजैकर्स थे और सभी के पास हथियार थे। हाईजैकर्स का लीडर एक आदमी को अपने साथ कॉकपिट की तरफ ले जाता है और बाकी 4 लोगों को हम सब पर नजर रखने के लिए छोड़ देता है। मैं बस ये हिसाब लगा रहा होता हूँ कि इन ट्रैश टियर लोगों को कैसे गिराऊं। तभी अगले ही पल एक ठंडा हाथ अचानक मेरी कलाई पकड़ लेता है। कोई लापरवाही मत करना। विवियन सच में मुझे अपने पीछे खींच लेती है ताकि मैं कम दिखाई दूं। मेरी बात सुनो, अभी हीरो बनने का समय नहीं है, वह धीमी आवाज में कहती है। मैं कुछ नहीं कहता।
आंख के कोने से सबसे पास खड़े हाईजैकर को देख लेता हूँ। मैं झटके से विवियन का हाथ छुड़ाता हूँ और फिर पूरी ताकत से उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देता हूँ। धोखेबाज, अभी भी तुम्हें अपने उस बॉय टॉय की ही चिंता है। क्या मेरे साथ ये इंसाफ है? विवियन पूरी तरह जड़ हो जाती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है, बिल्कुल जैसा मैंने चाहा था। यह हंगामा तुरंत एक हाईजैकर का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वह बंदूक ताने हुए हमारे पास आता है। क्या हो रहा है? मैं अपना चेहरा ढककर रोने का नाटक करता हूँ। जैसे ही वह मुझसे सिर्फ एक कदम दूर पहुंचता है, मैं उस पर झपट पड़ता हूँ। वह ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सेफ्टी मेरे हाथ की उंगली से जाम हो चुकी है। पल भर में मैं उसकी बंदूक छीन लेता हूँ और एक ही वार में उसे बेहोश कर देता हूँ। उसी समय दूसरा हाईजैकर अपनी बंदूक मेरी ओर तान देता है, लेकिन उसके ट्रिगर दबाने से पहले ही कोई उसकी खोपड़ी में गोली मार देता है। मैं एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। यात्रियों की चीखों के बीच मैं सीधे कॉकपिट की ओर दौड़ पड़ता हूँ। विवियन और रियोना भी मेरे पीछे पीछे दौड़ती हैं, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचता हूँ, एक बर्फ जैसी ठंडी बंदूक की नली मेरे माथे पर आ टिकती है। हिलना मत। हाईजैकर मेरी बंदूक छीनकर पीछे खड़ी विवियन और रियोना की ओर तान देता है। यहीं रुक जाओ, अपने हथियार फेंक दो, नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। विवियन मेरे सिर पर तनी बंदूक को देखकर तुरंत अपना चेहरा बदल लेती है। जैसे ही वह अपनी बंदूक नीचे करने वाली होती है, मैं अचानक भूत की तरह हरकत करता हूँ और हाईजैकर की कलाई जकड़ लेता हूँ। विवियन उसी मौके का फायदा उठाकर उसकी कनपटी में गोली मार देती है। मैं फर्श से बंदूक उठाता हूँ और कॉकपिट के अंदर घुस जाता हूँ। फिर गोलियों की आवाज गूंजती है। जब विवियन अंदर आती है, मैं कंट्रोल पैनल के सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता हूँ और हाईजैकर्स का लीडर मेरे पैरों के पास मरा पड़ा होता है। मैं शांतिपूर्वक घायल पायलट को उसकी सीट से उठाता हूँ। पायलट को तुरंत इलाज की जरूरत है। पता करो कि प्लेन में कोई डॉक्टर है या नहीं। विवियन फ्लाइट अटेंडेंट्स को आवाज देती है, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर देखती है, मैं पहले ही पायलट सीट पर बैठ चुका होता हूँ। वह पूरी तरह सन्न रह जाती है। ईथन, तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है? मैं उसकी ओर देखता हूँ। हाँ, सिर्फ आता ही नहीं, मैं पहले फाइटर जेट्स उड़ाया करता था। 3 घंटे बाद प्लेन सुरक्षित लैंडिंग कर लेता है। सबसे पहले मैं प्लेन के सर्वेलेंस सिस्टम में हैक करके अपनी हर फुटेज डिलीट कर देता हूँ, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले ही विवियन मेरा रास्ता रोक लेती है। ईथन, हमें बात करनी है। वह शौक से भरी नजरों से मुझे देखती है। मैं साफ मना कर देता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। मैं अपना सूटकेस उठाकर जाने लगता हूँ। विवियन मेरा हाथ पकड़कर मुझे दीवार से लगा देती है। मुझे थप्पड़ मारकर ऐसे ही चले जाओगे? मैं उसे ठंडी नजरों से देखता हूँ। क्या अब बदला लेने के लिए मुझे थप्पड़ मारोगी? सच कहूं तो वह थप्पड़ मारकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं जानबूझकर अपनी ठोड़ी ऊपर उठा देता हूँ। मारना है तो मारो, नहीं मारना तो रास्ता छोड़ो। विवियन मुझे घूरती रहती है और उसका दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठता है। अगले ही पल वह अपना हाथ उठाती है। मुझे लगता है कि वह सच में मुझे मारने वाली है, इसीलिए मैं अपना हाथ बचाव के लिए उठा लेता हूँ, लेकिन वह मुझे थप्पड़ नहीं मारती। वह मेरी दोनों कलाइयां पकड़कर उन्हें मेरे सिर के ऊपर दबा देती है। विवियन मेरी गुस्से से भरी आंखों में देखती है और उसका मूड अचानक बहुत अच्छा हो जाता है। विवियन, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मैं उसे जोर से धक्का देकर अलग करता हूँ और घृणा से अपने होंठ हाथ की पीठ से पोंछता हूँ। वह भी अपने होंठों से खून पोंछते हुए कहती है, अब हिसाब बराबर हो गया। मैं गुस्से से फट पड़ता हूँ। तुम चुड़ैल हो। बिना घबराए वह फिर पूछती है, ईथन बताओ, तुम क्राउन हेवन किस लिए आए हो? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तभी मेरी जेब में रखा फोन लगातार बजने लगता है। मैं उसे निकाल कर देखता हूँ। रियोना का मैसेज है कि वह एयरपोर्ट के बाहर मेरा इंतजार कर रही है। मैं भौहें सिकोड़ लेता हूँ। रियोना एक फॉरेन नेशनल है और उसकी पहचान थोड़ी सेंसिटिव है। अगले ही पल रियोना खुद उछलती हुई अंदर आती है और मेरा सामान पकड़ लेती है। ईथन, कार में बैठो। मैं कार में बैठकर जोर से दरवाजा बंद कर देता हूँ और विवियन से सिर्फ एक बात कहता हूँ, मेरा पीछा करना बंद करो। रात का खाना खाने के बाद मैं अंधेरे का फायदा उठाकर सीधे सिंक्लेयर एस्टेट पहुंच जाता हूँ। उस समय जैसे ही मैं बालिग हुआ था, मुझे वापस बुलाकर हॉथॉर्न फैमिली में शादी करने के लिए भेज दिया गया था। एंगेजमेंट बैंक्वेट इतना हाई प्रोफाइल था कि अगले ही दिन हॉथॉर्न के स्टॉक्स 5 पॉइंट ऊपर चढ़ गए। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता कि मैं वापस आ चुका हूँ। मैं आसानी से दीवार पार कर जाता हूँ, लेकिन अंदर पहुंचते ही पता चलता है कि सिंक्लेयर एस्टेट की पूरी सिक्योरिटी टीम बदल दी गई है। पहले के मुकाबले सिक्योरिटी कहीं ज्यादा कड़ी है। मैं चुपचाप घूमकर उस छोटी बिल्डिंग तक पहुंचता हूं जहां ग्रैंडपा रहते थे, लेकिन पूरी जगह तलाशने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिलता। ग्रैंडपा को स्ट्रोक आया था, लेकिन वह घर पर ठीक नहीं हो रहे हैं। क्या अंकल रिचर्ड ने उन्हें किसी नर्सिंग फैसिलिटी में भेज दिया? जब वह नहीं मिलते तो मैं वहां से निकलने का फैसला करता हूँ, लेकिन नीचे उतरते समय गलती से गार्ड्स सतर्क हो जाते हैं। अगले ही पल रात के सन्नाटे में अलार्म गूंज उठते हैं और चारों तरफ से गार्ड्स दौड़ते हुए आने लगते हैं। इस अफरा तफरी में मैं सीधे तीसरी मंजिल की ओर भागता हूँ।
वहां मेरी टक्कर एक हैंडसम आदमी से हो जाती है। बिना एक शब्द बोले मैं एक ही वार में उसे बेहोश कर देता हूँ। फिर मुड़कर एक गेस्ट रूम में घुस जाता हूँ ताकि बैल्कनी से छलांग लगाकर निकल सकूं। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में कदम रखता हूँ, हवा का तेज झोंका महसूस होता है। कमरे में पहले से कोई मौजूद है। मैं पीछे से दरवाजा बंद करता हूँ, मुड़कर देखता हूँ और सामने विवियन खड़ी होती है। विवियन ये यहाँ क्या कर रही है? वह भी पूरी तरह हैरान रह जाती है, लेकिन बाहर गार्ड्स के कदमों की आवाज लगातार पास आ रही होती है। मेरे पास कुछ समझाने का समय नहीं है। मैं तुरंत बाथरूम में जाकर छिप जाता हूँ। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद होता है, गेस्ट रूम के दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं हैंडल कसकर पकड़ लेता हूँ और ध्यान से सुनने लगता हूँ। शुक्र है, विवियन कहती है, यहाँ कोई नहीं है, और गार्ड्स को वापस भेज देती है। लगता है उसमें अभी भी थोड़ा ज़मीर बाकी है। गार्ड्स के जाने के बाद उसकी ठंडी आवाज सुनाई देती है, बाहर आओ। मैं बाहर निकलता हूँ और वह तुरंत सवाल दाग देती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हल्की मुस्कान के साथ भौं उठाता हूँ। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। विवियन, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम्हारा घर? विवियन पूरी तरह जड़ हो जाती है। तुम सच में सिंक्लेयर हो? तुम्हें क्या लगा था ये किसका घर है? मेरी नजर मेज पर रखे जूस के गिलास पर पड़ती है। मैं उसे उठाकर एक घूंट पी लेता हूँ। विवियन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। सिंक्लेयर फैमिली में ईथन नाम का कोई नहीं है। मैं खाली गिलास वापस रख देता हूँ। है या नहीं, ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं खिड़की की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन मुश्किल से 2 कदम चलता हूँ कि अचानक मेरे पैरों में जान नहीं रहती। ईथन! विवियन को लगता है कि मैं घायल हूँ और वह मुझे संभालने के लिए दौड़ पड़ती है। मैं ऊपर देखता हूँ। मेरे गाल अस्वाभाविक रूप से लाल हो चुके हैं। बहुत गर्मी। तभी विवियन की नजर उस जूस के गिलास पर टिक जाती है जो मैंने अभी पिया था। थत्तरे की, उस आदमी ने जूस में सचमुच ड्रग मिला दी थी। मेरा पूरा शरीर आग की तरह जलने लगता है। मैं बेतहाशा अपने कॉलर को खींचने लगता हूँ। मेरी बची हुई आखिरी चेतना भी भीतर धधक रही आग में जलकर खत्म हो जाती है। देर रात जब मेरी आंख खुलती है तो विवियन मेरे बिल्कुल बगल में लेटी होती है। उसकी पलकें हल्की हल्की हिलती हैं। वह जागने ही वाली होती है। मैं दांत भींचता हूँ और बिजली की गति से उसके गले के किनारे पर वार कर देता हूँ। विवियन मुश्किल से आंखें खोल पाती है कि उससे पहले ही मैं उसे फिर से बेहोश कर देता हूँ। मेरे जाने के कुछ समय बाद विवियन की आंख खुलती है। वह अपनी दर्द करती गर्दन सहलाती है और उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठता है। उस हरामजादे ने मेरे साथ सोया और फिर मुझे बेहोश करने की भी हिम्मत की। तभी उसका फोन 2 बार बजता है। उसे पता चलता है कि दोनों मैसेज मेरी तरफ से हैं। वह उन्हें खोलती है और उसका चेहरा पल भर में बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। मैंने उसे 10 सेंट्स भेजे थे, साथ में 1 स्टार रिव्यू भी। विवियन उस 10 सेंट्स की पेमेंट को घूरती रहती है और उसके पूरे शरीर से ठंडी नाराजगी झलकने लगती है। वह हरामजादा आखिर मुझे समझता क्या है? और ये रिव्यू, ये तो सीधा अपमान है। ईथन, दुआ करो कि तुम दोबारा मेरे हाथ न लगो। विवियन की आंखों में उस ड्रग्ड जूस की घटना चमक उठती है। चूंकि उन्होंने पहले उस पर हमला करने का फैसला किया था तो अब ठीक है। मैं सबर्ब्स में बने एक नर्सिंग होम की ओर गाड़ी चलाता हूँ। मैंने पता लगा लिया था कि ग्रैंडपा को यहीं छिपा कर रखा गया है। कमरे के अंदर से रायन की ठंडी आवाज सुनाई देती है। वह ग्रैंडपा का हाथ कसकर पकड़े हुए है और जबरदस्ती उनका थंब प्रिंट एक डॉक्यूमेंट पर लगवा रहा है। हाँ, अब डेल और मेरी शादी होते ही सिंक्लेयर फैमिली का इकलौता वारिस मैं बन जाऊंगा। रायन हॉस्पिटल बेड पर बेहोश पड़े ग्रैंडपा को देखकर ठंडी हंसी हंसता है। ग्रैंडफादर, आपको मेरे पिता को अपना वारिस बनाना चाहिए था, एलियट को नहीं। आप हमेशा पक्षपाती रहे। उसे पाल पोस कर बड़ा करने का क्या फायदा हुआ? आखिर वह भी हमारे ही हाथों मारा गया। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दीजिए। आपने सिर्फ उसे वारिस बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरी प्यारी स्टेला की शादी भी उससे करवाना चाहते थे। मैं ऐसा कभी होने नहीं देता। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा सब कुछ सुनता रहता हूँ। मेरा पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका है और मेरी आंखों में उफनता हुआ जानलेवा इरादा भर जाता है। कुछ देर बाद रायन फोन पर बात करते हुए बाहर निकलता है। सूट आ गया? अच्छा, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। मैं उसकी दूर जाती पीठ को घूरता रहता हूँ। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी और तलवार जैसी तेज हो चुकी हैं। उनकी शादी 3 दिन बाद है। मैं उन्हें ऐसा तोहफा दूंगा जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। मैं तुरंत कमरे के अंदर चला जाता हूँ। जो ग्रैंडपा कभी ताकतवर और स्वस्थ इंसान थे, आज वे सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं। उनका चेहरा बीमारी से पीला पड़ चुका है, मानो बुझते हुए दिए की आखिरी लौ हो। मैं आगे बढ़कर उनकी नब्ज जांचता हूँ। मेरे सारे शक उसी पल सच साबित हो जाते हैं। ग्रैंडपा को स्ट्रोक आया ही नहीं था, उन्हें जहर दिया गया है। रिचर्ड सिंक्लेयर, वह कमीना, अपने ही पिता को जहर देने तक की हद पार कर चुका है। मैं अपने अंदर उबल रहे गुस्से को किसी तरह दबाता हूँ और तुरंत रियोना को मैसेज भेजकर रेस्क्यू की व्यवस्था करने के लिए कहता हूँ। फिर मैं अपनी जेब से एक पिल निकालता हूँ और ग्रैंडपा को खिला देता हूँ। शाम तक रियोना के इंतजाम की बदौलत पूरे फ्लोर पर मेरे अपने लोग तैनात हो चुके होते हैं। मैं जानबूझकर हार्ट मॉनिटर तोड़ देता हूँ ताकि मेडिकल इमरजेंसी का नाटक किया जा सके और ग्रैंडपा को व्हीलचेयर पर ऑपरेटिंग रूम में ले जाया जाता है। योजना यह होती है कि ओआर के दूसरे एग्जिट से उन्हें बाहर निकाल दिया जाए।
लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं गार्ड्स को शक हो जाता है। वे तुरंत हमारी ओर दौड़ पड़ते हैं। ग्रैंडपा को क्रॉसफायर में चोट न लगे इसलिए मैं रियोना से कहता हूँ कि वह पहले उन्हें लेकर निकल जाए, जबकि मैं पीछे रुककर उनके भागने का रास्ता सुरक्षित करूंगा। लेकिन हर गार्ड अच्छी ट्रेनिंग पाया हुआ है और उनमें से कुछ के पास हथियार भी हैं। लड़ाई के दौरान 2 बार मैं गोली लगने से बाल बाल बचता हूँ। मैं गोलियों से बचते हुए सड़क किनारे खड़ी एक कार की तरफ दौड़ता हूँ। तभी एक फेरारी गरजती हुई आती है और शानदार ड्रिफ्ट लगाते हुए बिल्कुल मेरे पास आकर रुकती है। उसकी रीइंफोर्स्ड आर्मर्ड बॉडी तुरंत गोलियों को रोक देती है। मुझे लगता है कि रियोना मुझे लेने वापस आ गई है। बिना सोचे मैं दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाता हूँ। रिचर्ड इसे यूं ही नहीं छोड़ेगा। मैं आधी बात ही कह पाता हूँ कि अचानक रुक जाता हूँ। ड्राइवर सीट पर विवियन बैठी होती है। विवियन एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा देती है और कार तीर की तरह आगे निकल जाती है। गार्ड से पूरी तरह पीछा छुड़ाने के बाद ही वह मेरी तरफ देखती है। अगर मैं नहीं होती तो तुम्हें किसके आने की उम्मीद थी? मैं अपनी नाक रगड़ते हुए जवाब में वही सवाल पूछता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विवियन सड़क पर नजर रखते हुए बिल्कुल सपाट चेहरे से कहती है, अगर मैं कहूँ कि मैं खास तुम्हें लेने आई थी तो क्या तुम यकीन करोगे? एलियट। ये सुनते ही मैं तुरंत भौं चढ़ा देता हूँ। मेरी आंखें शक से भर जाती हैं। तुम्हें कैसे पता कि एलियट मेरा असली नाम है? अपनी पहचान छिपाने के लिए मैं विदेश में हमेशा ईथन नाम इस्तेमाल करता था, फिर भी उसे सब कुछ पता है। विवियन शांत स्वर में समझाती है, जिस दिन मैंने तुम्हें बचाया था और जिस दिन सिंक्लेयर फैमिली ने एलियट की मौत की घोषणा की थी, उन दोनों के बीच सिर्फ कुछ ही दिनों का फर्क था। और कल रात तुमने जो कहा उसे मिलाकर तुम्हारी पहचान समझना मुश्किल नहीं था। मैं कंधे उचकाता हूँ। अब जबकि उसे सब पता चल चुका है तो नाटक जारी रखने का कोई मतलब नहीं। बधाई हो, तुमने सही पहचाना। मैं ही एलियट सिंक्लेयर हूँ। विवियन मेरी ओर देखकर पूछती है, तुम्हारी याददाश्त कब वापस आई? मेरी नजर तुरंत ठंडी हो जाती है। जिस दिन तुमने मुझे गिराया था। मैं कड़वी मुस्कान के साथ कहता हूँ। सोचता हूँ मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम्हारी बेरहमी नहीं होती तो शायद मैं आज भी बिना याददाश्त के घूम रहा होता। विवियन का चेहरा उतर जाता है। ईथन, क्या तुम्हें हमेशा इतनी कड़वी बातें ही करनी होती हैं? मैं बिना रुके जवाब देता हूँ, मेरी होने वाली एक्स वाइफ के साथ अच्छा बनने की कोई वजह नहीं है। विवियन की आंखों में तुरंत गुस्सा भर जाता है। वह स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ती है कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं। फिर अचानक एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा देती है। कार झटके से आगे उछलती है और टायर्स सड़क पर चीख उठते हैं। अगले ही पल वह कार को सड़क किनारे रोक देती है। ईथन, अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त डिवोर्स एप्लीकेशन वापस ले सकती हूँ। ये सुनते ही मैं घबरा जाता हूँ। विवियन, ऐसी बेवकूफ़ी करने की कोशिश भी मत करना। डिवोर्स तुमने मांगा था, अब वापस लेना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए आखिर हूँ क्या? लेकिन वह आराम से सीट पर टिक जाती है और पूरी शांति से कहती है, तुम मेरे साथ सोए थे, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं लोगे? मैं अविश्वास से हंस पड़ता हूँ। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, चाहे सिर्फ 10 सेंट्स ही सही, लेकिन पैसे तो दिए थे। विवियन का चेहरा कोयले की तरह काला पड़ जाता है। ये हरामजादा। वह अचानक मेरे कंधे पकड़कर मुझे सीट से पीछे दबा देती है। ईथन, तुम मुझे आखिर समझते क्या हो? तभी मेरे बाएं कंधे में तेज दर्द उठता है और मेरे मुंह से हल्की सी सिसकारी निकल जाती है। विवियन अचानक रुक जाती है। उसे महसूस होता है कि उसकी हथेली गीली और गर्म है। वह नीचे देखती है और उसकी हथेली पूरी तरह खून से सनी होती है। तुम घायल हो? उसका दिल कसकर सिकुड़ जाता है और उसकी आवाज घबराहट से भर जाती है। मैं ठंडे अंदाज में उसका हाथ हटाता हूँ। कुछ नहीं, बस हल्की सी खरोंच है, सिर्फ बुलेट ग्रेज है, जिक्र करने लायक भी नहीं। विवियन मेरी तरफ देखकर कहती है, इतना खून बह रहा है और तुम्हारे लिए यह सिर्फ खरोंच है? उसकी आवाज चिंता और दर्द से भर जाती है। वह तुरंत कार स्टार्ट करके हॉस्पिटल जाने लगती है। हॉस्पिटल नहीं, इतनी छोटी चोट का इलाज मैं खुद कर सकता हूँ। कुछ देर बाद कार एक प्राइवेट विला में पहुंचती है। विवियन तुरंत सर्वेंट्स को डॉक्टर बुलाने का आदेश देती है। डॉक्टर मत बुलाओ, बस फर्स्ट एड किट ले आओ, मैं खुद कर लूंगा। एक सर्वेंट जल्दी से किट लेकर आता है। मैं अपने कंधे का घाव खोलता हूँ और पूरी सफाई से उसे डिसइंफेक्ट करके खून रोक देता हूँ। घाव गहरा नहीं है, स्टिचेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कर देती हूँ। विवियन फिर भी गॉज उठा लेती है और मेरे पास बैठकर बड़े ध्यान से एक एक परत करके पट्टी बांधने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर गलती से मेरी गर्दन और कॉलर बोन पर पड़े उन निशानों पर चली जाती है। वह उन निशानों को घूरती रहती है जो पिछली रात छोड़ गए थे। मैं उसे घूरते हुए पकड़ लेता हूँ। क्या देख रही हो? जल्दी खत्म करो। विवियन के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह मेरी पट्टी पूरी करती है और मेरा शर्ट भी खुद बटन लगाकर बंद कर देती है। फिर वह अचानक कहती है, ईथन, हम डिवोर्स मत लें। मैं वहीं ठिठक जाता हूँ। यह अब कौन सा मजाक कर रही है? लेकिन वह पूरी गंभीरता से मेरी ओर देखती है और पूरे विश्वास के साथ कहती है, कल रात हम साथ सोए थे, इसलिए तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं ठंडी हंसी हंस देता हूँ। मैंने कभी तुमसे मुझे बचाने के लिए नहीं कहा था। खुद पर काबू नहीं रख पाई, वह तुम्हारी समस्या है। मैं अपना फोन निकालकर कुर्सी पर पीछे टिक जाता हूँ। ठीक है, अपनी कीमत बताओ। विवियन का चेहरा काले बादल जैसा पड़ जाता है। मैं फिर भी नहीं रुकता। 5,000, 10,000 या फिर 20,000? उसकी घूरती हुई नजर देखकर मैं जानबूझकर पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ जाता हूँ।
चेहरे पर तिरस्कार साफ झलक रहा होता है। राजधानी का सबसे महंगा नाइट भी सिर्फ 1 लाख लेता है। क्या तुम्हारे हिसाब से 20,000 भी कम है? विवियन की कनपटी की नसें उभर आती हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसके साथ किसी एस्कॉर्ट जैसा व्यवहार करूंगा। मैं और चोट पहुंचाता हूं। और अगर डिवोर्स नहीं हुआ तो तुम्हारे उस प्यारे फर्स्ट लव का क्या होगा? क्या तुम वही औरत बनोगी जो घर में हस्बैंड रखे और बाहर लड़कों के पीछे घूमे? बकवास। उसका चेहरा सख्त हो जाता है, फिर वह एक धमाका कर देती है। पिछली बार जो जानकारी मिली थी वह गलत थी। हमें शॉन नहीं मिला। मेरे चेहरे की मुस्कान उसी पल जम जाती है। तो बात यह है, उसे अपना फर्स्ट लव मिला ही नहीं, इसलिए उसने अचानक डिवोर्स का फैसला बदल दिया। मैं गुस्से से खड़ा हो जाता हूँ। विवियन, मैं ईथन सिंक्लेयर तुम्हारा वफादार नौकर नहीं हूँ जिसे जब चाहो बुला लो और जब चाहो छोड़ दो। मेरा वह मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मैं आगे कुछ कहने ही वाला होता हूँ कि तभी सबसे बुरे समय पर फोन बज उठता है। रियोना का कॉल है। मैं विवियन को एक तरफ धकेलकर कॉल उठाता हूँ। दूसरी तरफ से रियोना की घबराई हुई आवाज आती है। ईथन, कुछ हो गया। ग्रैंडपा को किडनैप कर लिया गया। मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है। ग्रैंडपा का किडनैप? आखिर हुआ क्या? रियोना के हाथों से उन्हें छीन लेने वाले लोग साधारण नहीं हो सकते। मुझे एयरपोर्ट पर जाकर पता चला ग्रैंडपा सिंक्लेयर को ले जा रही एम्बुलेंस को रास्ते में कहीं बदल दिया गया था। अभी सर्वेलेंस निकालो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि विवियन मेरे हाथ से फोन छीन लेती है। वह ठंडी आवाज में कहती है, देखने की जरूरत नहीं है। अगले ही पल वह मेरी आंखों में देखकर एक एक शब्द साफ बोलती है। ग्रैंडपा सिंक्लेयर को मैंने ही उठवाया है। वह पहले ही प्लेन से राजधानी भेजे जा चुके हैं। मैं वहीं जड़ हो जाता हूँ। अगले ही पल गुस्से की लहर मेरे सिर पर चढ़ जाती है। मैं मेज पर रखा कप उठाकर पूरी ताकत से उसकी ओर फेंक देता हूँ। विवियन, तुम मेरे ग्रैंडपा के साथ क्या करना चाहती हो? हरकत इतनी तेज होती है कि मेरे कंधे का घाव फिर से खुल जाता है। दर्द से मेरे मुंह से सिसकारी निकलती है। विवियन आसानी से कप से बच जाती है। मुझे दर्द में देखकर वह सचमुच परेशान हो जाती है और मुझे बैठाने की कोशिश करती है। मैं उसका कॉलर पकड़ लेता हूँ और दांत भींचकर कहता हूँ, विवियन, अगर तुमने मेरे ग्रैंडपा का एक बाल भी बांका किया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वह गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा देती है। आराम से, तुम्हारे ग्रैंडपा मेरे भी ग्रैंडपा हैं। मैं उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? मैंने पहले ही सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम की व्यवस्था कर दी है। राजधानी पहुंचते ही उन्हें सबसे अच्छा इलाज मिलेगा। मैं मुट्ठियां भींचकर उसे घूरता हूँ। विवियन, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है, जिसमें हल्की सी शरारत झलकती है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। मैं उसी पल सब समझ जाता हूँ। उसे पहले ही एहसास हो गया था कि अगर मैं इस बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। इसलिए उसने मेरे अपने ग्रैंडपा को ही मुझे रोकने के लिए इस्तेमाल किया। ये चुड़ैल। गुस्से से मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। मैं दांत भींचकर कहता हूँ, जबरदस्ती तोड़ा गया फल मीठा नहीं होता। वह शांत स्वर में जवाब देती है, मीठा है या नहीं ये जानने के लिए उसे तोड़कर चखना ही पड़ता है। मैं पूरी तरह निरुत्तर रह जाता हूँ। ये औरत इतनी बेशर्म और ढीठ कैसे हो सकती है? मेरे भीतर झुंझलाहट भर जाती है। ठीक है, डिवोर्स नहीं तो नहीं सही, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे को धोखा देंगे। किसे किसका डर है? मैं भी देखता हूँ कि मुझ में तुम्हारी ये दिलचस्पी आखिर कब तक टिकती है। अगर वह ये खेल खेलना चाहती है तो मैं भी आखिर तक खेलूंगा। मैं उसकी ओर देखता हूँ और अपनी शर्तें उसके सामने रख देता हूँ। मेरे ग्रैंडपा को धीरे धीरे झड़ दिया गया है। तुम्हें उनके इलाज के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर्स ढूंढने होंगे। विवियन का चेहरा सदमे से भर जाता है। ग्रैंडपा सिंक्लेयर को झड़ दिया गया? साफ था कि उसे वही पता था जो सिंक्लेयर फैमिली ने सबके सामने बताया था कि ग्रैंडपा को स्ट्रोक आया था। मैं एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहता हूँ, विवियन, ध्यान से सुनो। अगर मेरे ग्रैंडपा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वह तुरंत मेरा हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में पहली बार सच्ची गंभीरता दिखाई देती है। चिंता मत करो, मैं सबसे अच्छे स्पेशलिस्ट्स का इंतजाम करूंगी। फिर वह पूछती है, तुम्हें भूख लगी है? क्या खाना चाहोगे? कुछ भी, मैं लापरवाही से जवाब देता हूँ। लेकिन उसी समय मेरे हाथ तेजी से रियोना को मेरी लोकेशन भेज देते हैं। मैं उसे मुझे लेने आने के लिए कहता हूँ, लेकिन विवियन खुद सर्वेंट्स को वेलनेस पॉरेज बनाने और कई तरह के व्यंजन तैयार करने का आदेश देती है। खाना खाते खाते वह अचानक ऐसा सवाल पूछती है जिससे मेरा दिल एक पल के लिए रुक जाता है। ईथन, 2 साल पहले जब तुम उस क्लिफ से गिरे थे, क्या उसमें सिंक्लेयर फैमिली का हाथ था? मेरी आंखें एक पल के लिए हल्का सा बदलती हैं। शायद। मैं जानबूझकर धुंधला सा जवाब देता हूँ। विवियन आगे कुछ नहीं पूछती, लेकिन उसके चेहरे पर अचानक ठंडी गंभीरता छा जाती है। लगता है उसने सब समझ लिया है। आखिर मेरे मर जाने के बाद सिंक्लेयर फैमिली की पूरी विरासत रिचर्ड सिंक्लेयर के हाथों में चली जाती। वह मेरी प्लेट में खाना रखते हुए अचानक कहती है, अगर तुम्हें बदला लेना है
तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं सिर हिलाता हूँ। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उसका कोई एहसान नहीं लेना चाहता, खासकर बदले जैसी बात में। बदला लेने का काम मैं कभी किसी और पर नहीं छोड़ता। विवियन धीरे से कहती है, फिर भी अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो कभी भी मुझे बता देना। मैं बस हल्की सी आवाज में जवाब देता हूँ, क्योंकि मेरे अपने अलग प्लान्स हैं। रियोना हमेशा की तरह बहुत तेजी से काम करती है। जैसे ही मैं खाना खत्म करता हूँ वह पहुंच जाती है, लेकिन विवियन मुझे जाने का मौका ही नहीं देती। ईथन, जब तक हमें डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक हम कानूनी तौर पर अभी भी हस्बैंड वाइफ हैं। मैं बिस्तर पर बैठ जाता हूँ और मेरे होंठों पर हल्की शरारती मुस्कान आ जाती है। तो फिर ऐसा करते हैं, बाद में वही करते हैं जो कानूनी तौर पर शादीशुदा कपल्स करते हैं। पिछले अनुभव के हिसाब से जितना ज्यादा मैं आगे बढ़ता हूँ उतनी ही ज्यादा वह मुझसे नफरत करती है। लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट विवियन झुककर मुझे अपनी दोनों बाहों के बीच घेर लेती है। बाद में क्यों? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। ये सुनते ही मैं जोर से खांस पड़ता हूँ और जल्दी से पीछे हट जाता हूँ। न नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था।